हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। हिंदी विषय हिंदी स्पर्श से क्लास 10th का वर्ग 10th के विषय हिंदी स्पर्श में पाठ बड़े भाई साहब का 2 पार्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं एक बार रिकेप के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं इसके पिछले 2 पार्ट को। बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद एक जमीनी स्तर से कहानी को उठाते हैं और धरातल पर ला करके धरातल पर चलते हुए अपने लक्ष्य सिद्धिता की तरफ अग्रसर होते हुए अंत तक पहुंचते हैं और एक ऐसा मूल उससे दर्शित होने लगता है, निकलता है, जिससे समाज को एक बड़ी सीख मिलती है। बड़े भाई साहब जो पाठ है, इसमें 2 भाई जो अभी छात्र जीवन में को व्यतीत कर रहे हैं, ये दोनों भाई छात्र जीवन में छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें प्रेमचंद, जिनका बचपन का नाम धनपत राय है, और उनके बड़े भाई साहब। ये बड़े भाई साहब अपने बड़े होने के वजह से अपने छोटे भाई पर हमेशा ही प्रभाव जताते रहे हैं और उनका प्रभाव जताना वाजिब भी है, सही भी है, क्योंकि छोटे भाई मार्गदर्शन पथभ्रष्टक न हो बन जाएं, पथ से विचलित न हो जाएं, इसलिए उनका मार्गदर्शन करते रहना बड़े भाई का कर्तव्य बनता है। और उसी औचित्य को ध्यान में रखते हुए बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को हमेशा ही यह नसीहत देते रहते हैं कि पढ़ाई करो, जबकि इन दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर है और 3 कक्षाओं का अंतर, जिसमें से छोटे भाई खेल कूद में निपुण हैं, पारंगत हैं और खेल कूद में इनकी जो भूमिका हो रही है वो सक्रियता के साथ रही है। या जब भी खेल को देखते हैं, खेल के प्रति अपने आप को समर्पित भावना से खेलते हैं, गिल्ली डंडा या बॉल जो भी खेल रहे हैं, खेल के अंतर्गत इनका रुचि अधिक है अपेक्षाकृत पढ़ाई के, जबकि बड़े भाई साहब की रुचि पढ़ाई के में अधिक है अपेक्षाकृत खेल कूद के। इन सभी बातों में खेल कूद करते हुए प्रेमचंद जब अव्वल दर्जे से अपने कक्षा में पास हो जाते हैं और बड़े भाई साहब अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, तब प्रेमचंद जी का मनोबल बढ़ता है और यह मन में ठान लेते हैं कि अब भैया अगर कुछ बोलेंगे तो मैं उन्हें जवाब दूंगा, बोलूंगा कि अरे आपका क्या होगा, आप तो दिन रात पढ़ते रहते हैं, कभी खेलने भी नहीं जाते, और जब भी देखो पढ़ाई की बातें। अन्य इसमें जो प्रेमचंद जी ने इस कहानी के अंतर्गत जो रखा है कि अगर जब उनका पढ़ाई से मन उचटता था तो वो चित्रकारी या एक ही शब्द को बार बार लिखना या कुछ ऐसी कविताएं लिखते थे जिनके पदों के मतलब को समझ पाना प्रेमचंद जी के लिए काफ़ी कठिन हो जाता था या असंभव हो जाता था, और बाद में वो अपना सर हटा लेते थे उस कविता से कि भाई ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमें समझ में नहीं आती, मैं तो अभी छोटा हूँ, ऐसा सोच करके। लेकिन जो भी होता था, बड़े भाई फेल हो गए हैं, बावजूद इसके छोटे भाई पर अपना प्रभाव जारी रखे हैं, क्योंकि छोटे भाई अक्सर ही खेलने के लिए भाग जाया करते हैं और बड़े भाई इन बातों को जानते हुए कि नहीं, पढ़ना कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों के नाम याद करने कितने महत्वपूर्ण हैं। अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि एक कहावत जो कही गई है कि खेलने कूदने से बनेंगे नवाब और पढ़ने लिखने से बनेंगे खराब। ऐसी बातें कई छात्रों के मन में होती है। उन छात्रों के लिए ये सबक है बड़े भाई साहब की यह नसीहत कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी कभी
कम मेहनत करके भी अधिक कुछ अर्जित कर लेते हैं, जिसके लिए एक मुहावरा कहा गया है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत मेहनत करने के बाद भी जिन चीज़ों को अर्जित करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कर्म की कमी होती है, कर्तव्यों की कमी होती है, अपने मेहनत की कमी होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, स्थिति जो प्राकृतिक होती है परंतु परिस्थिति दूसरों के ऊपर आश्रित स्थिति को कहा जाता है। परिस्थिति के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके वजह से हमें असफलता ही हाथ लगती है, और उस असफलता से हमें कभी भी नकारात्मकता को अंजाम नहीं देना चाहिए। यह सीख मिलती है इस पाठ से। आगे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है छोटे भाई का, और वो ये सोच उनके अंदर विकसित हो चुकी है कि अब भैया अगर कुछ बोलेंगे, आंख दिखाएंगे तो मैं भी उन्हें बोल दूंगा कि मैं तो पास हो गया। आप ऐसी धारणाओं को अपने मनोचित में रखते हुए प्रेमचंद लेखक अपने भाई से डरते नहीं हैं और खेलकूद में अधिक इन्वॉल्व रहते हैं। रूटीन तो बना ली है, सुबह में ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, दोपहर में इसे करेंगे, स्कूल जाएंगे आएंगे, फिर उसमें कहीं खेल का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि खेलने के लिए वो चले जाते हैं और खेल करके शाम ढले आते हैं, और उस दिन बड़े भाई अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उन्हें डांटते हुए समझाते हैं। आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या समझा रहे हैं। समझाते हैं, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, समझाते हुए डांट रहे हैं या डांटते हुए समझा रहे हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। ऐसा मत सोचो कि मैं फेल हो गया हूँ तो एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में नहीं हूँ, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे दर्जे में आओगे, अर्थात वो अभी 9th में है, उनके दर्जे में जाने की बात कर रहे हैं कि जब आओगे और अलजेब्रा तथा ज्योमेट्री, ये गणित के 2 बड़े स्तंभ हैं, इनके बगैर गणित की कामना अधूरी है। अतः उसके लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना एक मुहावरा है, अर्थात कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिस्तान अर्थात ब्रिटेन का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक आदि ऐसे ऐसे नाम और उनके जन्म मृत्यु दिवस तथा उनके कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणालियाँ आदि सब याद करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तो काफ़ी परेशानियाँ होंगी। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे, हेनरी 8 थे और इतने हो गए, अब कौन से हेनरी कौन सा काम किए, ये सब याद रखना प्राय असंभव ही हो जाता है। यूँ तो ये कहानी बड़ी अच्छी है और आप सुन भी रहे हैं मन लगा करके। एक बात कही गई है एक कवि के द्वारा जो यहाँ पर बनती है कहना कि एक कवि महोदय जो बचपन से ही कवि की आलिंगनता को प्राप्त थे, उनके शिक्षक ने पूछा कि बताओ बाबर हुमायूं का पुत्र था या हुमायूं बाबर का। अब बेचारे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कविता के माध्यम से सर को समझाया अपने कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत है बेवफा। सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत है बेवफा, रात मरमर के पढ़े भोर होते ही सफा। इतनी कन्फ्यूजन्स होती हैं और उसी कन्फ्यूजन के दलील देते हुए बड़े भाई समझाते हैं अपने छोटे भाई को कि कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो?
हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वीं लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। सिफर भी न मिलेगा यानी कि थोड़ा सा सांत्वना भी न मिलेगा शिक्षक का, और सीधे काटेंगे और लिख देंगे बड़ा सा गोल 0। दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, अर्थात इतिहास में ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं, आप भी पढ़ते होंगे, समझ रहे होंगे कि ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं जो अपने दलील के अंतर्गत उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको सहज भाव से याद रख पाना अत्यंत कठिन होता है, मुश्किल है, कभी कभी तो असंभव सा प्रतीत होने लगता है और छात्र पढ़ाई से भागने लगते हैं। बावजूद इसके उनका विश्वास था बड़े भाई का कि पढ़ना जब चाहिए तो मन लगा के पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही वह संपत्ति है। उनका मानना था कि ध्यान ही वो संपत्ति है अपने एक छात्र के पास जो अपने बुद्धि, विवेक और बौद्धिक क्षमता को अग्रसर कर सकता हो। और इस हिसाब से एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। नाम एक ही रहा, एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2। अब अगर लिखने में कहीं तनिक सी भूल हो गई या स्मरण क्षमता कहीं जवाब दे गई लिखते समय, तो सीधे मास्टर जी काट देते हैं और 0 दे देते हैं। इनके कहने का यही तात्पर्य यहाँ हो रहा है। और अपने छोटे भाई को समझाने के लहजे में वो समझा रहे हैं कि मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। ऐसा होता है अक्सर। बिंदुओं के नाम होते हैं, बिंदु जो किसी भी नुकीली वस्तु से किसी समतल स्थान पर एक डॉट मार्क अगर दे दिया जाता है तो उसको बिंदु कहते हैं। उसका ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है, बस आयतन होता है। और सिर्फ इस आयतन वाले वस्तु के आधार पर बिंदु एक स्मॉलेस्ट इकाई यूनिट है जिसके बलबूते पूरी ज्योमेट्री बनती है, क्योंकि एक बिंदु ही एक किरण, एक रेखा, एक रेखाखंड को बनाती है। कई बिंदुएं होती हैं एक रेखा में। तो ऐसी बातों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अ ब ज अर्थात ये बिंदुओं के नाम हुए। अगर इन बिंदुओं के नाम में उलटफेर हो गए सवाल के अंतर्गत, तो जब मैथ वाले सर देखेंगे तो काट देंगे और नंबर खत्म। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। मुमितहीनों यानी कि जिसको ममता नहीं हो, ममताहीन हो, जो जिनको दया तक नहीं आती हो, बच्चों के नंबर काट देते हैं। यहाँ पर शिक्षक को कहते हैं छात्र। वास्तव में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं छात्रों, जिसमें जैसे कि एक बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के कॉपी के अंतर्गत लिखा हुआ था, यह सामने की घटना है, लिखा हुआ था, एक छात्र ने लिखा था कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। छात्र अपने ऊपर दोष नहीं लगाते, वो तमाम गलतियां करें, लेकिन शिक्षक को दोषी ठहराने में सबसे अग्रसर आकर के भूमिका निभाते हैं, जबकि छात्र और शिक्षक में कोई विशेष अंतर होता ही नहीं। शिक्षक ने भी लिख दिया कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, और नंबर उन्होंने नहीं दिया। भला एक शिक्षक
कैसे छात्र को नंबर दे सकते हैं या कैसे काट सकते हैं, जबकि जब परीक्षाएं होती हैं तो शिक्षक जो वीक्षक के रूप में कक्षा में मौजूद होते हैं वह सबको 100-100 नंबर 80-80 नंबर के क्वेश्चन पेपर बांट देते हैं। उसके बाद छात्र परीक्षा देते हैं। छात्र के पेज में जो लिखा हुआ होता है उसके आधार पर परीक्षक नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं चेक करके। अब न शिक्षक के जेब में नंबर होता है जो निकाल के रख दें, और ना ही शिक्षक के कलम में ऐसी कटारी होती है जो काट दे। वह तो जो भी मार्क्स होता है, जो भी नंबर होता है, छात्र निसंदेह आपके पेज में होता है, शिक्षक के जेब में नहीं होता। तो भला शिक्षक कैसे नंबर काटते हैं या शिक्षक कैसे देते हैं? आप नंबर लेते हैं। यूं समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक खजाना आता है राज्य के विकास के लिए, और राज्य उस खजाने को कितना खर्च कर पाता है अपने राज्य के विकास में, यह तो राज्य के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात टोकरी भरा हुआ आया, आप अपनी थाली में कितना निकाल के रख पाए, यह निर्भर करता है छात्रों के ऊपर परीक्षाओं में। छात्र तो जो तनिक कम समझदारी दिखाते हैं वही दोष लगाते हैं शिक्षकों का। वास्तव में शिक्षक के जेब में न कटारी होता है नंबर काटने के लिए और न ही देने के लिए मार्क्स होता है, वह तो छात्र के पेज में होता है। ये इन बातों को समझना अत्यंत जरूरी है सभी छात्रों के लिए। और कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों को का खून करते हो। खून करने का यहाँ पर अर्थ ये है कि उनका नंबर काट देते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? रखा है इनका जो दलील है यहाँ पर कि दाल भात रोटी और रोटी भात दाल में क्या अंतर है अंतर बिल्कुल है। एक ने कहा कि मैंने रोटी सब्जी खाई और एक ने कहा मैंने सब्जी रोटी खाई, इन दोनों में अंतर है। खाया उन्होंने रोटी और सब्जी, सब्जी और रोटी, लेकिन अंतर क्या है? जब हम कहते हैं कि रोटी से सब्जी खाई, रोटी सब्जी खाई अर्थात रोटी से सब्जी खाई, वहां पर रोटी की संख्या अधिक और सब्जी का कम मात्रा प्रदर्शित होता है, जबकि सब्जी रोटी खाई वहां सब्जी की मात्रा अधिक और रोटी का कम प्रदर्शित होता है। अंतर तो है, लेकिन अंतर को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। इसमें रखा क्या? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इसमें प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। आप तो समझदार हैं, समझते ही होंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत, गणित के अंतर्गत जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, जिसके आधार को समझने के बाद छात्र जब अग्रसर होते हैं अपने अध्ययनशीलता में, तो आगे चलकर वही छात्र इंजीनियर बनते हैं। उन्हें पुल बनाने का ऑर्डर मिलता है सरकार द्वारा या प्राइवेट द्वारा, कहीं भी वह किसी भी कंस्ट्रक्शन को बना रहे होते हैं तो उन्हें दोगुने या चौगुने या इन आधार पर लंब खींचने की आवश्यकता पड़ती है। तभी तो इतने उच्च कोटि के निर्माणित पुल जैसे हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा, ये सब जो बने हैं, स्टैचू कई बने हुए हैं, लिबर्टी आपने सुना होगा अमेरिका का, एक हुसैन सागर जो कृत्रिम सागर बना है, झील है वो, जिसके बीचों बीच गौतम बुद्ध की
प्रतिमा स्थापित की गई है, यह सब तकनीकी उद्घोषणा को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत तकनीक अपने आप को सिद्ध करती है, साबित करती है। ये निसंदेह इंजीनियर लोगों का ही काम होता है, और इंजीनियरिंग जो करते हैं वह ज्यामिति को बखूबी जानने के बाद ही कर पाते हैं। अतः इन सभी बातों का आवश्यकता है, समझने की जरूरत है कि कब हम कहाँ उपयोग करें। हिंदी के अंतर्गत भी छात्रों कहा जाता है कि जो ताको काटा बोयो ताको बोए तो फूल। फिर एक मुहावरा प्राप्त होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। फिर एक मुहावरा प्राप्त होता है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टट। और ये तीनों बातें हमें पढ़नी है, समझनी है, समझानी है। इन तीनों में बहुत अंतर है। एक में कहा जा रहा है कि जो आपको असुविधा दे रहा हो उसके लिए आप फूल बोइए, उसको प्यार दीजिए। दूसरे में कहा जा रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से, अगर एक किसी ने आपके साथ कोई बर्ताव किया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको आप दो गुना करके दीजिए। और एक में कहा गया नहीं, जैसे को तैसा। आप स्नेह पाए हो तो स्नेह दें, मैंने न्योता फिरने वाली बात। तो ऐसे में हम तीनों बातों को पढ़ते हैं, तीनों को समझते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है यह आवश्यक होता है हमें समझना। और इन बातों को जब हम समझ जाते हैं तो एक कुशल व्यक्तित्व के धारक बनते हैं। एक सामाजिक नागरिकता के आधार पर हम एक सामाजिक व्यक्ति बनते हैं, एक समाज के निर्माणक बनते हैं, और समाज में सुधार का कार्य भी हम कर सकते हैं। क्योंकि इन तीनों बातों की आवश्यकता हमारे जीवन में, हमारे जीवन के मूलभूत अवस्थाओं में प्रयोग की जाने वाली है। और इन तीनों को जानना और हमारे जीवन में प्रयोग में लाना आवश्यक भी होता है। अतः इनका प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करें, इसकी जानकारी हमारे पास हो तो हम निसंदेह किसी को दोष नहीं देंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? मैंने 4 लाइन की बातें हैं, 4 पन्नों में लिखना है, कैसे लिखे? यही तो कला है लिखने की। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता और इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। उनके नजरिए में समय के सदुपयोग पर लेख लिखने में अगर 4 पन्ने लिखे जा रहे हों, जो कि 4 लाइनों में बात खत्म होती है, तो फिर यह समय का सदुपयोग हुआ नहीं, समय का दुरुपयोग हुआ। बात तो सही है, लेकिन कलात्मकता की दृष्टिकोण से देखिए तो हर चीज जरूरी होता है। हर शिक्षा का जो भी पायदान बना हुआ है वह हमारे लिए बेशक बेशकीमती है, हमें समझने की आवश्यकता है। हम सदैव ही अगर उसको नकारात्मकता के आधार पर देखेंगे तो वह उचित नहीं, अनुचित हो जाएगा। यहाँ पर यह नकारात्मकता का बोध हो रहा है इनके बातों से, वार्तालाप से, कि यह जो तर्क दे रहे हैं उसमें जाहिर सी बात यह है इन सभी चीज़ों की महत्ता है हमारे जीवन और हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परंतु इनके महत्व को समझने में इन्हें कहीं न कहीं
कोई असमंजस वाली स्थिति हो रही है, अतः यह समझ नहीं पा रहे हैं, मगर इनका तर्क कुछ हद तक गलत भी नहीं है। यह तो समय का किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। यहाँ पर ठूस दिया जाए, ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, और ये भी बात है, ये 4 पन्ने लिखने की बात को कही जाती है कि संक्षेप में लिखो। ऐसा संभवतः इसलिए कहा जाता है कि आप जितना भी किसी भी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखते हैं, किसी भी विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं, वह कम ही है, उसमें निसंदेह 2 लाइन कोई भी जोड़ सकता है, अतः उसे संक्षेप ही कहा जाता है। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधी। उन्होंने समझाने के लहजे में ये बात कही अपने छोटे भाई को कि जो मैं समझा रहा हूं, इन सभी बातों से तुम्हारी 2-4 मुलाकातें होंगी और मुलाकातों के साथ मुकालातें भी होंगी, प्रश्न का जवाब के साथ। जवाब वो लाजवाब होता है जिस जवाब में फिर कोई सवाल न उठे, वह जवाब अधूरा होता है जिसमें बार बार सवाल उठता हो। और इन बातों को जो ध्यान में रख करके सवालों के जवाब देते हैं छात्र, उनमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती है, क्या, क्यों और कैसे। इन 3 बातों को ध्यान में रख करके जो भी अपना उत्तर लिखते हैं छात्र, निसंदेह उनका उत्तर लाजवाब होता है। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। लेखक लिखते हैं अपने बारे में कि स्कूल का समय निकट था, इसलिए भैया का राशन बंद हुआ। आज तो राशन भी अच्छा नहीं लग रहा था, अर्थात जो भोजन उन्हें प्राप्त हुआ था वह निस्वाद लग रहा था। निस्वाद तब लगता है भोजन जब मन विचलित हो। उनका मन विचलित था, वह असमंजस की स्थिति में थे। छोटे भाई की बात कौन सी सही है, मेरी वाली या इनकी वाली? मैं जो सोच रहा था वो बातें सही या भैया जो कह रहे हैं वो बातें सही? और इस असमंजस की स्थिति में उधेड़ बुन में पड़े हुए वह भोजन कर रहे थे तो उन्हें भोजन निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि पास में वो भी अव्वल दर्जे से, तो भैया का ऐसा रुआब, ऐसी उनकी सोच। अगर फेल हो गए होते तो ये तो सूली पर चढ़ा देते, प्राण दंड देते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, इतना प्रेम था उन्हें खेल से। पढ़ता भी मगर बहुत कम,
बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। बस इतने सी बात को ध्यान में रखते थे, और इतना ही सा बात को ध्यान में रखना किसी भी छात्र के लिए कम नहीं होता। शर्त यही होता है कि ध्यानपूर्वक इतना काम जरूर होना चाहिए। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे मैं दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। मुद्रा कांतिहीन अर्थात उनके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। कांतिहीन यानी रौनक समाप्त होना हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और क्या हुआ उनके साथ, और मैं भी रोने लगा। भाई को देख करके दया आई और ये भी रोने लगे। इन्हें अफसोस हुआ क्योंकि इनके नज़रों के सामने इन्होंने देखा था उनके मेहनत को। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। समझिए कि 3 दर्जे पीछे थे, अब 1 दर्जे का मात्र अंतर रह गया है। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। देखिए, लेखक अपने मनोभाव को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकते हैं, क्योंकि जब बराबरी का दर्जा मिल ही जाएगा तब तो हम लोग मित्रों तो हो जाएंगे ना। इस हिसाब से उनके मन में कुटिल यानी कि कुभावना उत्पन्न हुई। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। कुटिल भावना उत्पन्न हुई, लेकिन पारिवारिक संस्कार यह काम करता है कि जब भी हमारे मन में कुटिलता तो आती है, कुटिल भावना उत्पन्न होता है, परंतु हमारे अंदर जो परिवार का जो स्नेह सहित जो रहता है, सहिष्णुता से स्नेहपूर्वक जो सिद्धांतिक बातें होती हैं पारिवारिक, वो नहीं निकल पाती, और वही यहाँ पर नजर आ रहा है, दर्शित हो रहा है कि उनके मन में कुटिल भावनाएं उत्पन्न हुई, परंतु बलपूर्वक उसे निकाल दिए कि नहीं, बड़े भाई हैं हमारे, सम्मान तो उनका करना चाहिए, और वो मेरे भले के लिए ही मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। ऐसा होता है। और लेखक ने जो यह रीड किया अपने बड़े भाई के चरित्र से, जो उन्होंने अध्ययन किया, वह बिल्कुल सही था, या रहा भी तो बहुत कम रहा। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनके सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। देखिए, यह डर कितना काम करता है।
मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट चढ़ती थी। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कंधे बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनके सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गई है। छोटे भाई का यह संस्कार ही दर्शित होता है यहाँ पर कि वह सब कुछ खेल के प्रति उनकी जो रुचि थी वह अग्रणी रुचि थी, बहुत ही अच्छी रुचि थी और उस रुचि के अंतर्गत वह कनकौवे अर्थात पतंगबाजी का उनको शौक लगा और उसमें माझा, जिस डोर से पतंग उड़ाई जाती है उसे माझा कहते हैं, और कन्ने बांधना, जो पतंग में बांधा जाता है वह कन्ने बांधना कहा जाता है। इन सब चीज़ों में उनकी काफ़ी रुचि बढ़ी और वो अब चूंकि जब बड़े भाई साहब भी थोड़े शांत रहने लगे तो इन्होंने उनके न डांटने का नाजायज़ फायदा उठाते हुए खेल के प्रति समर्पित हो गए। परंतु अपने बड़े भाई को ऐसी अनुभूति नहीं होने दी। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को समझ में आया होगा। यह पाठ बड़ा पाठ है, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो इसके बाद मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।